इस वीडियो में मैं CSR JRF नीट के पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने सेकेंड शिफ्ट के पेपर को यहाँ डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं यूनिट 1 के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया और यूनिट 1 को आप मेंशन करते हो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो जब मैंने यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं इंक्लूडिंग बी एंड सी वो है 11। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में DNA के 4 फ्रेगमेंट्स मेंशन्ड है और इन 4 फ्रेगमेंट्स में GC का प्रोपोर्शन डिफर कर रहा है और आपको फाइंड आउट करना है कि किस DNA फ्रेगमेंट का मेल्टिंग टेम्परेचर का वैल्यू हाई है और किसका वैल्यू कम है और फिर उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो, अगर मैं किसी भी डबल स्टैंडर्ड DNA को कंसिडर करता हूँ तो उस डबल स्टैंडर्ड DNA की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अगर हायर होगी तो उनके दोनों स्टैंड को सेपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अगर हाई है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में TM का वैल्यू हायर होगा। आप हाई टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे तब DNA के दोनों स्टैंड सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। तो हायर द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हायर विल बी द TM वैल्यू। TM वैल्यू को ही आप मेल्टिंग टेम्परेचर के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है। देखो, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड मेजर फोर्स नहीं है, ये माइनर फोर्स है। जब आप एनर्जी के टर्म में इसको मेंशन करते हो तो ये 2 to 3 किलो कैलोरी पर मोल ये वैल्यू होता है। जो सबसे मेजर फोर्स के तौर पर यहाँ रोल प्ले करता है दैट इज द बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर मोल से 15 किलो कैलोरी पर मोल के रेंज में आप शो करते हो। तो ऑब्वियसली बेस स्टैकिंग फोर्स को आप मेजर फोर्स के तौर पर कंसिडर करते हो और बेस स्टैकिंग फोर्स में भी आप 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस को इंक्लूड करते हो। उनमें से एक है हाइड्रोफोबिक फोर्स और दूसरा है वान डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्योंकि आप हाइड्रोफोबिक फोर्स और वान डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कॉम्बाइंडली आप बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन के तौर पर कंसिडर करते हो। और हाइड्रोफोबिक फोर्स और वान डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को अगर आप कंपेयर करो तो हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का वैल्यू आपको हायर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA या RNA को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो 2 फोर्सेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड जो माइनर फोर्स के तौर पर आप यहाँ शो करते हो, एंड बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन जिसमें हाइड्रोफोबिक फोर्स एंड वान डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों इंक्लूडेड है और ये मेजर फोर्स के तौर पर रोल प्ले करते हैं। जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर को G और C के बीच शो करते हो तो यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं, और अगर मैं एडनिन और थाइमिन को अगर कंसिडर करता हूँ तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस की बात करो तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगा अगर GC का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। तो हायर विल बी द वैल्यू ऑफ GC, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। तो अगर GC का प्रोपोर्शन अगर हायर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और GC का प्रोपोर्शन अगर हायर है तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा। और अगर इन दोनों के वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूं तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो ऑब्वियसली अगर GC का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा और साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का भी वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑल द 4 ऑप्शंस में हमें इस बात को चेक करना है कि कहाँ GC का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। जहाँ GC का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होगा उस कंडीशंस में हाइड्रोजन बॉन्ड का भी वैल्यू ज़्यादा होगा और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन का भी वैल्यू ज़्यादा होगा, तो TM का वैल्यू इंक्रीज होगा। TM का वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होना। तो यहाँ जो ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस के तौर पे मेंशन है दैट इज द BDCA। अगर आप नंबर ऑफ बेस पेयर को आप कैलकुलेट करो तो नंबर ऑफ बेस पेयर एवरी केसेस में 20 है, और इस 20 में सबसे ज़्यादा GC का प्रोपोर्शन आप B में शो कर रहे हो, तो B का मेल्टिंग टेम्परेचर का वैल्यू सबसे हायर होगा, और सबसे कम GC का प्रोपोर्शन आप A में शो कर रहे हो। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर DNA फ्रेगमेंट्स का TM का वैल्यू यानी मेल्टिंग टेम्परेचर का वैल्यू सबसे कम होगा। तो आप इस मैनर में A, B, C और D जो फ्रेगमेंट्स हैं इसको आप अरेंज कर सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में विथ रेस्पेक्ट टू द मेल्टिंग टेम्परेचर। एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, और ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्टडी करते हो और उस प्रोसेस के दौरान अगर ग्लूकोज सबस्ट्रेट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस के दौरान आप 10 स्टेप्स को आप कंसीडर करते हो। इनमें से 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल स्टेप के तौर पर आप यहाँ शो करते हो, इरिवर्सिबल स्टेप।
और ये 3 स्टेप्स सिर्फ इरिवर्सिबल स्टेप्स के तौर पर आप यहाँ नहीं कंसिडर करते हो, साथ साथ आप उसे रेगुलेटरी स्टेप्स के तौर पर भी कंसिडर करते हो। तो एक रेगुलेटरी स्टेप कैटेलाइज्ड होता है हेक्सोकाइनेज के द्वारा, दूसरा रेगुलेटरी स्टेप कैटेलाइज्ड होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के द्वारा, और तीसरा रेगुलेटरी स्टेप कैटेलाइज्ड होता है पायरुवेट काइनेज के द्वारा। तो हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंड पायरुवेट काइनेज, ये जो 3 एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के 3 रेगुलेटरी स्टेप को कैटेलाइज करता है, ये सारे एंजाइम्स रेगुलेटरी एंजाइम्स, और रेगुलेटरी एंजाइम्स के तौर पर जब आप इसे कंसीडर करते हो तो यहां जिस रेगुलेशंस को आप शो करते हो दैट इज द एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो आप इन रेगुलेटरी एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम के तौर पर भी डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहां आप एलोस्टेरिक रेगुलेशंस की बात करते हो। और जब आप हेक्सोकाइनेज के एलोस्टेरिक रेगुलेशंस को शो करते हो तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो नेगेटिव रेगुलेटर के तौर पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये रोल प्ले करता है और ये नेगेटिव रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैं बात हेक्सोकाइनेज की कर रहा हूँ। लेकिन जब आप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को कंसीडर करते हो तो इनका पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी होता है। जब आप इनके पॉजिटिव रेगुलेशंस की बात करते हो तो वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर पार्टिसिपेट करता है, आप चाहे उसे पॉजिटिव मॉड्यूलेटर मेंशन करो या आप एक्टिवेटर मेंशन करो। उनमें से एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या एक्टिवेटर होता है फ्रक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट, ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करते हैं। और सेकेंड पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पर आप शो करते हो AMP। तो अगर AMP और फ्रक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट अगर प्रेजेंट है तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहांस करेगा, क्योंकि आप इन्हें पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पर शो कर रहे हो। बट अगर साइट्रेट या ATP जैसे मॉलिक्यूल को आप अगर कंसीडर करते हो तो ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो हेक्सोकाइनेज के केस में आप सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन शो करते हो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के केस में आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेगुलेशन शो करते हो। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर यहाँ कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव मॉड्यूलेटर कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव मॉड्यूलेटर को ही आप एक्टिवेटर के तौर पर भी डिस्क्राइब करते हो। इसी पर्टिकुलर मैनर में जब आप पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स को कंसीडर करते हो तो ये भी रेगुलेटरी एंजाइम है, यहाँ भी एलोस्टेरिक रेगुलेशंस परफॉर्म होता है, और यहाँ भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेगुलेशंस को शो करते हो। और पॉजिटिव रेगुलेशंस के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। तो आप डिफरेंसेस देखो, यहाँ फ्रक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट है और यहाँ फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट। AMP वहां भी पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ भी MP पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पर काम कर रहा है, दोनों में पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम कर रहा है। और नेगेटिव मॉड्यूलेटर के तौर पर आप 2 मॉलिक्यूल्स को मेनली कंसीडर करते हो, एक तो एसिटाइल कोएंजाइम A और दूसरा है ATP। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ एसिटाइल कोएंजाइम A, ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है और नेगेटिव मॉड्यूलेटर के तौर पर ATP भी काम करता है। इसके अलावा एक अमीनो एसिड के तौर पर आप एलानिन को भी शो करते हो, ये भी नेगेटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है। तो ये क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस हैं, पहले भी CSIR JRF नीट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कैटेलाइजेस वन ऑफ द रेगुलेटरी स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस, which one of the following metabolic changes leads to the activation of phosphofructokinase 1। इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि पॉजिटिव मॉड्यूलेटर पॉजिटिव रेगुलेशन परफॉर्म करता है, एक्टिवेशन परफॉर्म करता है। तो इंक्रीज ATP कंसेंट्रेशन, जैसा कि मैं मेंशन किया हूं कि यहाँ ATP नेगेटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम कर रहा है। डिक्रीज्ड AMP कंसेंट्रेशन, देखो AMP का कंसेंट्रेशन अगर हायर होगा तो फिर वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करेगा। अगर आप AMP के कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करते हो तब तो एंजाइम की एक्टिविटी और डिक्रीज होगी। हाई साइट्रेट लेवल, साइट्रेट नेगेटिव मॉड्यूलेटर है, ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पे काम नहीं कर रहा है। इंक्रीज फ्रक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट कंसेंट्रेशन, हाँ ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखना, इट इज नॉट ओनली द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बल्कि 2 मोर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिनका आप एलोस्टेरिक रेगुलेशन शो करते हो, और हेक्सोकाइनेज के केस में सिर्फ आप नेगेटिव रेगुलेशंस की बात करते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ नेगेटिव
मॉड्यूलेटर रोल प्ले करता है, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंड पायरुवेट काइनेज के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मॉड्यूलेटर यहाँ रोल प्ले करता है। तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस प्रोटीन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है और इस नेचर के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी पूछे जा चुके हैं। प्रोटीन एक्स इज एन ऑल हेलिकल प्रोटीन विथ 100 amino acids including 2 cysteines and a pi of 7. Which one of the following graph best describes the solubility of this protein under different ammonium sulfate concentration? देखो, प्रोटीन की solubility different factors पे डिपेंड करता है। जैसे प्रोटीन की solubility pH पे डिपेंड करता है, प्रोटीन की solubility आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। आयनिक स्ट्रेंथ से मेरा मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन। प्रोटीन की solubility नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, और प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, इट मीन सॉल्ट कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब अगर मैं पीएच को कंसिडर करूं तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम आप प्रोटीन के आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर शो करते हो। तो किसी भी प्रोटीन की जो मिनिमम सॉल्युबिलिटी होगी वो उसके आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर होगा। अब मान लो कि यहाँ जो प्रोटीन मेंशन किया गया है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का वैल्यू शो किया गया है 7, तो इस पीएच पर प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। और इनसे अगर आप पीएच हायर कंसीडर करो या इनसे पीएच अगर आप लोअर कंसीडर करो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो 7 पीएच अगर इसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का वैल्यू है तो इस पीएच पर सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। और अगर मैं 7 से पीएच को अगर इंक्रीज करना स्टार्ट करूं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, और पीएच को 7 से अगर मैं डिक्रीज करना स्टार्ट करूं तो उस कंडीशन में भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। और 7 पीएच पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है तो इस कंडीशंस में प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर जाता है, और इस कंडीशंस को आप डिस्क्राइब करते हो आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन के तौर पर। बट यहाँ आपको पीएच के आधार पर कंडीशंस को फाइंड आउट नहीं करना है, आपको अमोनियम सल्फेट के कंसंट्रेशंस के आधार पर फाइंड आउट करना है। और अमोनियम सल्फेट यहाँ सॉल्ट के तौर पर यूज हो रहा है, और मैं यहाँ डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन और सॉल्ट के तौर पर अमोनियम सल्फेट यहाँ यूज किया गया है। सॉल्युबिलिटी को चेक करना है। तो देखो, जब आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जब आप सॉल्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब जैसे मैं अगर यहाँ अमोनियम सल्फेट के कंसंट्रेशन को अगर मैं इंक्रीज करना स्टार्ट करूँ तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज होती है सॉल्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के कारण तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो सॉल्टिंग इन। बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जब आप फर्दर सॉल्ट के कंसंट्रेशन को इनहांस करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती बल्कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करनी स्टार्ट हो जाती है। आप उस पर्टिकुलर कंडीशन को डिस्क्राइब करते हो सॉल्टिंग आउट। तो सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट ये कंडीशन आप शो करते हो जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन चेंज करने के कारण प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। जब आप वेरी लो सॉल्ट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हो तो बिगिनिंग में प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी इनहांस होती जाती है, बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो उसे कहते हैं सॉल्टिंग आउट। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्ट कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो जब सॉल्ट कंसंट्रेशन बिगिनिंग में इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ शो कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी जिसको आप सॉल्टिंग आउट के तौर पर कंसीडर करते हो। तो ये ग्राफ इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए पार्ट सी में, बट उनमें पीएच को भी इंक्लूड किया गया था, सॉल्ट कंसंट्रेशन को भी इंक्लूड किया गया था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को भी, और टेम्परेचर को। तो अगर आप प्रोटीन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिटेल्स में कवर करते हो तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना काफी आसान है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चार्ज कैलकुलेशन ऑफ पेप्टाइड, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि you have to calculate the net charge of peptide at pH 5 and different ionizable group के pK value यहाँ already mentioned है। pK value of alpha amino group, alpha carboxyl group and pK value of ionizable group present in the side chain ये already mentioned है। तो pH 5 पर हमें पेप्टाइड के नेट चार्ज को कैलकुलेट करना है। सी, तो मैं यहाँ ट्राईपेप्टाइड को शो किया हूँ, टायरोसिन, वैलिन एंड आर्जिनिन प्रेजेंट है, और इस पर्टिकुलर एंड को मैं एन टर्मिनस के तौर पर कंसीडर कर रहा हूँ, और एन टर्मिनस पर अल्फा अमीनो ग्रुप को मैं प्रोटोनेटेड कंडीशन में शो किया हूँ।
सी टर्मिनस पर कार्बोक्सिल ग्रुप को मैं शो कर रहा हूँ और इसे भी मैं प्रोटोनेटेड स्टेट में शो किया हूँ, दिस इज द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। एंड टायरोसिन का साइड चेन आयनाइजेबल ग्रुप को कैरी करता है, वैलिन का साइड चेन आयनाइजेबल ग्रुप को कैरी नहीं करता है, एंड आर्जिनिन का भी साइड चेन आयनाइजेबल ग्रुप को कैरी करता है। तो जब टायरोसिन का आप आयनाइजेबल ग्रुप को साइड चेन में कंसिडर करते हो और वो जब प्रोटोनेटेड स्टेट में होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप वहाँ किसी चार्ज को शो नहीं करते हो। तो प्रोटोनेटेड कंडीशन में यहाँ आप किसी भी चार्ज को शो नहीं करोगे। और आर्जिनिन का जब आप साइड चेन कंसिडर करते हो तो प्रोटोनेटेड कंडीशन में आप यहाँ चार्ज शो करते हो और चार्ज आप शो करते हो +1। अब जब मुझे यहाँ pH 5 पर चार्ज कैलकुलेशन करना है तो मैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर ट्राइपेप्टाइड को लोएस्ट pH पर रखूंगा। अब लोएस्ट pH के तौर पर मैं pH 1 में इस ट्राइपेप्टाइड को प्लेस करूंगा और pH 1 पर चूंकि प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होगा तो जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप हैं उन सबों का प्रोटोनेटेड कंडीशंस आपको मिलेगा। तो मैं pH 1 पर सबसे पहले चार्ज कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ। तो pH 1 और यहाँ ये अल्फा अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड कंडीशन में है, तो प्रोटोनेटेड कंडीशन में है तो आप यहाँ +1 चार्ज शो करोगे। और साइड चेन भी प्रोटोनेटेड कंडीशन में है, तो प्रोटोनेटेड कंडीशन में होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में आप यहाँ 0 चार्ज शो करोगे। मैं साइड चेन की बात कर रहा हूँ क्योंकि साइड चेन में आप अगर OH ग्रुप शो करते हो तो उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। वैलिन यहाँ कोई आयनाइजेबल ग्रुप कंटेनिंग साइड चेन प्रेजेंट है नहीं, यहाँ हमें चार्ज कंसिडर नहीं करना है। वैलिन के केस में कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है नहीं साइड चेन में। आर्जिनिन के केस में जो साइड चेन है वो लो pH पर प्रोटोनेटेड होगा, तो प्रोटोनेटेड का मतलब है कि आप यहाँ +1 चार्ज शो करोगे। और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रोटोनेटेड होगा, तो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड कंडीशन में यहाँ नेट चार्ज आप 0 शो करोगे। तो अगर मैं pH 1 पर प्लेस करता हूँ तो नेट चार्ज हमें कितना मिल रहा है, +1 एंड +1 +2 चार्ज मिल रहा है। अब मैं इसे pH 5 पर प्लेस कर रहा हूँ। देखो pH 5 पर अल्फा अमीनो ग्रुप अपने प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा क्योंकि अल्फा अमीनो ग्रुप का pKa वैल्यू मेंशन है 9.6 और जिस pH पर इसे प्लेस किया गया है वो pH है 5, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ प्रोटोनेटेड कंडीशन ही मिलेगा। अब टायरोसिन के साइड चेन का जो pK वैल्यू है वो है 10.46 और जिस pH पर प्लेस किया गया है वो pH है 5, तो यहाँ भी डीप्रोटोनेशन के प्रोसेस को आप नहीं शो करोगे। इसका मतलब है कि 5 pH पर यहाँ भी प्रोटोनेटेड कंडीशन होगा और प्रोटोनेटेड कंडीशन का मतलब है कि नेट चार्ज 0। आर्जिनिन का जो साइड चेन है वहाँ जो आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है उनका pK वैल्यू है 12.48 और जिस pH पर प्लेस किया गया है वो pH है 5, तो इनका डीप्रोटोनेशन नहीं होगा, यहाँ भी प्रोटोनेटेड कंडीशंस होंगे। अब जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है उनका pK वैल्यू मेंशन है 2.3 और pH 5 पर यहाँ डीप्रोटोनेशन होगा, तो डीप्रोटोनेशन होने से कार्बोक्सिल ग्रुप जब अपने प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, तो -1 चार्ज। अब इस कंडीशन में नेट चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो नेट चार्ज का वैल्यू हो गया 1। तो आपको नेट चार्ज कैलकुलेट करना था pH 5 पर, तो आपने कैलकुलेट किया और ये वैल्यू है 1। तो एक इन्फॉर्मेशन आप ऑलवेज ध्यान में रखना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबसे पहले आप पेप्टाइड हो या अमीनो एसिड हो उनको आप 1 pH पर रखो, उनके जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप है सबको प्रोटोनेटेड कंडीशन में रखो और फिर जिस pH के बारे में पूछा जा रहा है उस pH पर आप देखो कि कहाँ प्रोटोनेटेड कंडीशन मेंटेन रहेगा और कहाँ डीप्रोटोनेशन वाले कंडीशंस होंगे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ट्राइपेप्टाइड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को फाइंड आउट करना है और इस ट्राइपेप्टाइड में ऑलरेडी आयनाइजेबल ग्रुप के pK वैल्यू मेंशन्ड है, जैसे अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप का pK 1 वैल्यू, अल्फा अमीनो ग्रुप का pK 2 वैल्यू और अपसिलिन अमीनो ग्रुप का pKr वैल्यू, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहले अमीनो एसिड को 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज द अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 एंड दिस इज द अमीनो एसिड 3। अगर मैं इस ट्राइपेप्टाइड को लोएस्ट pH पर अगर प्लेस करता हूँ तो यहाँ जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप हैं उनका प्रोटोनेशन होगा और उस प्रोटोनेशन के बाद सिचुएशन क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर शो कर रहा हूँ तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड कंडीशन में होगा। इसके साथ साइड चेन में आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है और ये आयनाइजेबल ग्रुप भी प्रोटोनेटेड कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा और यहाँ जो अल्फा अमीनो ग्रुप है आप उसे भी प्रोटोनेटेड कंडीशन में शो करोगे।
तो अगर मैं इस ट्राइपेप्टाइड को pH 1 में प्लेस करता हूँ तो जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप होंगे सारे प्रोटोनेटेड होंगे। अब मैं pH को अगर इंक्रीज करना स्टार्ट करूं तो सपोज अगर मैं pH 2.5 अगर कंसिडर करूं तो pH 2.5 पर यहाँ प्रोटोनेटेड कंडीशन ही होगा, क्योंकि जो अल्फा अमीनो ग्रुप है उनका पीके वैल्यू मेंशन है 9.8 और यहाँ pH जिसमें इस ट्राइपेप्टाइड को प्लेस किया गया है वो है 2.5, तो यहाँ तो प्रोटोनेटेड कंडीशन होगा। तो प्रोटोनेटेड कंडीशन में +1 चार्ज है, यहाँ भी प्रोटोनेटेड कंडीशन से ही रहेगा, +1 चार्ज रहेगा, और यहाँ डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, और यहाँ डीप्रोटोनेशन अगर होता है तो -1 चार्ज डेवलप होगा। तो इस कंडीशन में नेट चार्ज आप क्या शो करोगे? तो नेट चार्ज यहाँ होगा +1। अब मैं नेक्स्ट हायर पीएच को कंसीडर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट हायर पीएच यह है 9.8। तो मैं 9.8 या अगर 9.8 से हायर लेता हूँ तो दोनों कंडीशंस में सिचुएशन हमें सेम मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट हायर पीएच को कंसीडर कर रहा हूँ और यहाँ नेक्स्ट हायर पीएच मेंशन है 9.8, तो पीएच अगर मैं 9.8 अगर कंसीडर करता हूँ तो इस कंडीशन में NH3+ का डिप्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ नेट चार्ज 0 हो जाएगा। जो अपसिलिन अमीनो ग्रुप है वहां अब भी प्रोटोनेटेड कंडीशन रहेगा और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑलरेडी यहाँ डीप्रोटोनेशन हो चुका है, तो इस सिचुएशन में यहाँ नेट चार्ज क्या हो जाएगा? तो 0। अब नेक्स्ट हायर पीएच क्या है? तो नेक्स्ट हायर पीएच है 10.5। तो अगर मैं पीएच 10.5 अगर शो करता हूँ या 10.5 से हायर अगर शो करता हूँ तो उस कंडीशन में यहाँ तो ऑलरेडी डीप्रोटोनेटेड कंडीशंस डेवलप हो चुका है, अब यहाँ भी डीप्रोटोनेटेड कंडीशन डेवलप होगा क्योंकि अपसिलिन अमीनो ग्रुप का पीकेआर वैल्यू 10.5 है, तो यहाँ डीप्रोटोनेटेड कंडीशंस होगा और यहाँ डीप्रोटोनेटेड कंडीशन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो इस कंडीशन में नेट चार्ज आपको कितना मिलता है? तो -1। तो 0 नेट चार्ज वाले कंडीशंस हमें मिल रहा है जब पीएच आप 9.8 या उनसे हायर शो कर रहे हो, बट वो 10.5 से कम हो, क्योंकि आप अगर 0 नेट चार्ज शो कर रहे हो तो 9.8 या उनसे हायर पीएच हो बट 10.5 से कम हो, क्योंकि अगर आप 10.5 और उनसे हायर अगर कंसीडर करते हो तब तो यहाँ -1 चार्ज हो जाता है, तो आपको नेट चार्ज 0 नहीं मिलता है। तो जो वैल्यू होना चाहिए वो 9.8 से हायर होना चाहिए और 10.5 से लेस होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए आपको 9.8 और 10.5 इन दोनों वैल्यू को ऐड करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा, तो इस कंडीशन में मुझे इस ट्राइपेप्टाइड का पीआई वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और जब आप इसे ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 10.15। अब आप ऑप्शन चेक करो, तो फर्स्ट ऑप्शन से 10.15, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में साइनाइड के रोल को डिस्क्राइब किया गया है और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान साइनाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को कहाँ इनहिबिट करता है, किनके साथ बाइंड करता है, पहले इस इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देखो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस आप शो करते हो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है अगर वो इलेक्ट्रॉन NADH से रिलीज हो रहा है। तो मैं यहाँ NADH से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 को इन्वॉल्व नहीं किया हूँ और NADH से इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के पास जाता है, वहां से कॉम्प्लेक्स 3 से होता हुआ साइटोक्रोम C के पास जाता है और फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये एक सिंपल पाथवे है और इस पर्टिकुलर पाथवे को आप एरोबिक रेस्पिरेशन के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान आप स्टडी करते हो। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स 4 के डिफरेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप को अगर कंसीडर करूं तो कॉम्प्लेक्स 4 के केस में आप कॉपर को प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे शो करते हो। साइटोक्रोम A ये एक प्रोटीन है और यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर क्या प्रेजेंट होता है? तो हीम प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं साइटोक्रोम A मेंशन किया हूँ तो इसका मतलब है कि मैं प्रोटीन को यहाँ शो कर रहा हूँ और इस प्रोटीन के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम एसोसिएटेड होता है और हीम अगर प्रेजेंट है तो यहाँ आयरन पॉर्फायरिन रिंग का पार्ट होगा। तो आप यहाँ हीम भी मेंशन कर सकते हो और आयरन भी मेंशन कर सकते हो, बट बेटर ये होगा कि आप साइटोक्रोम A यहाँ मेंशन करो, उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर आप हीम शो करो और उस हीम में आप आयरन के प्रेजेंस की बात करो। अगेन मैं यहाँ कॉपर को प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर शो किया
और साइटोक्रोम A3, इस पर्टिकुलर साइटोक्रोम A3 में भी हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है, और अगर हीम यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है तो यहाँ भी आयरन का प्रेजेंस आप शो करोगे। जब आप साइनाइड अप्लाई करते हो तो साइनाइड की बाइंडिंग किससे होती है? तो कॉम्प्लेक्स 4 से होती है। बट कॉम्प्लेक्स 4 में भी किससे बाइंड करता है? तो वो साइटोक्रोम A से बाइंड नहीं करता है, वो साइटोक्रोम A3 से बाइंड करता है। अब साइटोक्रोम A3 में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या प्रेजेंट है? तो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो हीम से बाइंड करेगा। और हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी किससे बाइंड करेगा? तो आयरन से बाइंड करेगा। बट इस पर्टिकुलर आयरन को किस स्टेट में होना चाहिए? तो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होना चाहिए। इट मीन्स कि जब यहाँ आयरन Fe3 स्टेट में होगा तब इस कंडीशंस में साइनाइड की बाइंडिंग होगी। और जब साइनाइड आयरन के ऑक्सीडाइड स्टेट में बाइंडिंग शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फाइनली स्टॉप होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर फाइनली स्टॉप हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो सप्रेस हो जाएगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बाइंड टू हीम A3 इन माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। देखो कॉम्प्लेक्स 4 को ही अल्टरनेटिवली हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट। Inhibit electron transport and thus oxidative phosphorylation. This is also correct statement. Directly block mitochondrial DNA replication. इनका DNA replication के प्रोसेस से कोई रिलेशनशिप नहीं है। Block the protein trafficking, और ना ही प्रोटीन ट्रैफिकिंग से इनका कोई रिलेशनशिप है, तो आंसर शुड बी द P and Q. The amount of hemoglobin in blood is one of the important health marker, and following statements are made regarding hemoglobin degradation when older RBC are destroyed by the tissue macrophages. The globin protein of the hemoglobin is split off and heme is converted first to bilirubin by the action of heme oxygenase. Second, a globin protein of hemoglobin is split off and heme is converted first to biliverdin by the action of heme oxygenase. और R and S स्टेटमेंट में दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रोसेस के दौरान फॉर्म होता है, और S में दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान जो है सिंथेसाइज्ड होता है। तो पहली बात तो है कि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप हीमोग्लोबिन को कंसीडर करते हो तो हीमोग्लोबिन के केस में आप प्रोटीन भी शो करते हो एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप भी शो करते हो। प्रोटीन के तौर पर आप यहाँ ग्लोबिन मेंशन करते हो और प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर आप यहाँ हीम शो करते हो। अब देखो अगर ग्लोबिन का डिग्रेडेशन होगा तो इनके अमीनो एसिड जो है फ्री हो जाएंगे, क्योंकि डिग्रेडेशन के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा और सारे अमीनो एसिड फ्री हो जाएंगे। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर हीम आप कंसिडर कर रहे हो तो जब हीम का डिग्रेडेशन होगा तो हीम में प्रेजेंट आयरन वो भी रिलीज होगा, और जो पोरफायरिन रिंग है उस पोरफायरिन रिंग का डिग्रेडेशन होगा। जब पोरफायरिन रिंग का डिग्रेडेशन होगा तो सबसे पहले बिलीवर्डिन, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है बिलीवर्डिन, ये सबसे पहले फॉर्म होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा दैट इज द बिलीरुबिन। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी रिलीज होगा। तो ये एक सिंपल मैं पाथवे को शो किया हूँ कि हीमोग्लोबिन का अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो प्रोटीनीसिस पार्ट के तौर पर ग्लोबिन और प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर हीम सेपरेट हो रहा है, ग्लोबिन अमीनो एसिड में डिग्रेड हो रहा है और हीम आयरन बिलीवर्डिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में ब्रेक कर रहा है, और बिलीवर्डिन लेटर ऑन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। और इस मेटाबॉलिक पाथवे को आप किसी भी टेक्स्ट बुक से कवर कर सकते हो, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी मेंशन होता है और बायोकेमिस्ट्री की बुक में भी मेंशन होता है। तो आंसर शुड बी Q and R, क्योंकि सबसे पहले आप बिलीवर्डिन के फॉर्मेशन की बात करते हो और उसके बाद बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रोसेस के दौरान भी सिंथेसाइज्ड होता है। देखो ये क्वेश्चन रामाचंद्रन प्लॉट से है और इसमें स्टेटमेंट दिया गया है द रामाचंद्रन प्लॉट ग्राफिकली शोज which combinations of the torsion angle phi and psi of amino acid residues contained in peptide are possible. Examinations of the plot below shows that only certain regions of the conformational space is permissible. क्योंकि phi का और psi का theoretically -180 डिग्री से लेकर +180 डिग्री में कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि आप सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर रहे हो तो सिंगल बॉन्ड अगर आप कंसीडर करते हो तो 0 से 360 डिग्री का जो है एंगल ये डेवलप कर सकता है। तो थ्योरेटिकली फाई और साई के केस में आप
-180 डिग्री से लेकर के 0 और 0 से लेकर के आप +180 डिग्री किसी भी वैल्यू को आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द वैल्यू फाई और साई का आप परमिटेड वैल्यू के तौर पे नहीं शो करते हो, कुछ ही वैल्यू को आप परमिटेड वैल्यू के तौर पे शो करते हो। और ये जो कुछ वैल्यू परमिटेड वैल्यू के तौर पर हम लोग शो करते हैं, अलाउड वैल्यू के तौर पे शो करते हैं, इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण सर्टेन वैल्यू ऑफ फाई और सर्टेन वैल्यू ऑफ साई ही परमिटेड वैल्यू के तौर पर हम लोग शो करते हैं। और इस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबल है वो ये कि टू एटम्स सेम स्पेस को सेम टाइम में ऑक्युपाई नहीं कर सकते। तो टू एटम्स कैन नॉट ऑक्युपाई द सेम स्पेस एट द सेम टाइम। इसी पर्टिकुलर कंडीशन के कारण ही फाई का और साई का सर्टेन परमिटेड वैल्यू जो है आप कंसिडर करते हो, और मोस्ट ऑफ द वैल्यू फाई और साई का आप परमिटेड वैल्यू के तौर पर कंसिडर नहीं करते हो, वो नॉन परमिटेड वैल्यू के तौर पर कंसिडर किया जाता है। एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले भी काफ़ी पूछे जा चुके हैं, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर आप सर्टेन फंडामेंटल्स को अगर माइंड में रखते हो तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। ये क्वेश्चन एंजाइम काइनेटिक्स से पूछा गया है। व्हाट इज द फोल्ड डिफरेंस बिटवीन V एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू Km एंड V एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 1000 Km, where V is the initial velocity of the enzyme catalyzed reaction and S is the substrate concentration and Km is the Michaelis constant. एंजाइम काइनेटिक्स के क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट था, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं जो एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है। तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस में रिएक्शन वेलोसिटी V इक्वल टू Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये हम लोग मेंशन करते हैं। इस कंडीशंस में अगर मैं Vmax Km, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस के बदले मैं यहाँ Km लिख सकता हूँ, और Km प्लस Km, तो Km एंड Km 2Km और ऊपर एक सिंगल Km है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ Vmax अपॉन 2 या हाफ ऑफ द Vmax मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो ये वैल्यू आप शो कर सकते हो 0.5 Vmax। और सेकेंड कंडीशंस क्या दिया हुआ है, तो मैं अगर Vmax इंटू 1000 Km और Km, तो ये वैल्यू हो जाएगा Vmax 1000 Km अपॉन 1001 Km। अगर मैं से कैलकुलेट करूं तो 1000 Km को अगर आप 1001 Km से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.99, और भी कुछ वैल्यू होगा, और ये Vmax। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फोल्ड डिफरेंस। तो फोल्ड डिफरेंस को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 0.99 Vmax को मैं 0.5 Vmax से डिवाइड कर देते, तो इनसे हमें वैल्यू पता चल जाएगा। इट इज 1.98। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के तौर पर मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो व्हाट इज द फोल्ड डिफरेंस बिटवीन द V एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू Km एंड V एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू 1000 Km, वेयर V इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना फोल्ड डिफरेंसेस आप शो करते हो अगर V सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू Km एंड V सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल टू 1000 Km। तो ये वैल्यू होगा 0.5। अगर मैं 1000 Km अगर प्लेस करता हूँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के प्लेस पर तो ये वैल्यू होगा 0.99 Vmax, और मैं यहाँ 2 डिजिट में फाइंड आउट किया हूँ, आप 3 डिजिट में फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर हाउ मेनी फोल्ड ये डिफरेंसेस होगा तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और ये 4 स्टेटमेंट्स किसी एक सिंगल टॉपिक से नहीं है, डिफरेंट टॉपिक से ये 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है मेंशन किया गया, और इसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। कोएंजाइम B12 इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पारिडॉक्सल फॉस्फेट इज एन कोफैक्टर यूज्ड बाय मेनी अमीनो ट्रांसफरेज। देखो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के दौरान जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है दैट इज द अमीनो ट्रांसफरेज,
और वहाँ पैराडॉक्सल फॉस्फेट कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो एन करेक्ट स्टेटमेंट। द एफिनिटी ऑफ बायोटीन फॉर एविडीन इज वन ऑफ द हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटीज नोन इन बायोकेमिस्ट्री। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप एविडीन कंसिडर करो या स्ट्रेप्टाविडीन, या मैं एक सेमी सिंथेटिक कंपाउंड अगर शो कर रहा हूँ दैट इज द न्यूट्राविडीन, ये सारे कंपाउंड बायोटीन के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो करता है। और एविडीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एग ऑफ ओविपेरस वर्टिब्रेट, स्ट्रेप्टाविडीन को एक बैक्टीरियल स्पीसीज से आइसोलेट किया जाता है, और जब एविडीन को केमिकली मॉडिफाई किया जाता है तो उस कंडीशन में न्यूट्राविडीन का फॉर्मेशन होता है। तो इन सबों के साथ बायोटीन बहुत हाई एफिनिटी से बाइंडिंग शो करता है। तो दिस इज ऑल्सो एन करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट है कि एंजाइम कैटालाइजेस द बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। देखो, जब भी आप एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को स्टडी करते हो तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के केस में आप रिएक्शन प्रोग्रेस और फ्री एनर्जी, इन दोनों के बीच जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ग्राफ का नेचर इस वे में हम लोग शो करते हैं, और ये सबस्टेट की फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ सबस्टेट एंड प्रोडक्ट, और इसे आप डिस्क्राइब करते हो एज एन एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर। तो इस कंडीशन में मैं अगर एंजाइम को अप्लाई नहीं करता हूँ तो सबस्टेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसे इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने का मतलब ये है कि यहाँ रिएक्शन जो है काफ़ी स्लो हो जाएगा। बट जब आप एंजाइम अप्लाई करते हो तो एंजाइम सबस्टेट के साथ में बाइंड करता है, एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने के कारण सबस्टेट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, बट इस प्रोसेस के दौरान वो सबस्टेट की फ्री एनर्जी या प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है। जो सबस्टेट की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी है वो एंजाइम्स के प्रेजेंस और एंजाइम के एब्सेंस में चेंज नहीं हो, और अगर फ्री एनर्जी सबस्टेट का और प्रोडक्ट का चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज होने के कारण रिएक्शन जो है फास्ट हो गया। तो एंजाइम कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें ऑल द फोर आर करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेटिक प्रोसेस से रिलेटेड है, और बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल जो है पॉइंट्स हैं जहां प्यूरिन की बायोसिंथेटिक प्रोसेस और पायरिमिडीन का बायोसिंथेटिक प्रोसेस आपस में डिफरेंसेस शो करता है। तो यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस को सबसे पहले हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर आप डी नोवो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के सिंथेटिक प्रोसेस को कंसिडर करते हो तो पायरिमिडीन की सिंथेसिस के दौरान द फ्रेमवर्क ऑफ पायरिमिडीन बेस सबसे पहले असेंबल्ड होगा और फिर वो राइबोज के साथ अटैच्ड होगा। तो राइबोज के साथ एक प्री असेंबल्ड पायरिमिडीन बेस कोवैलेंटली ज्वाइन करेगा, अगर मैं डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं। लेकिन अगर मैं प्यूरिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के प्रोसेस को अगर कंसीडर करता हूं तो फ्रेमवर्क ऑफ प्यूरिन बेस इज सिंथेसाइज स्टेप बाय स्टेप ऑनटू राइबोज रिंग। तो पायरिमिडीन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन और प्यूरिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में एक फंडामेंटल डिफरेंस। तो डी नोवो पाथवे के दौरान द फ्रेमवर्क ऑफ पायरिमिडीन बेस असेंबल्ड फर्स्ट देन अटैच टू राइबोज, और अगर मैं प्यूरिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को अगर कंसीडर करता हूं तो फ्रेमवर्क ऑफ प्यूरिन बेस इज सिंथेसाइज्ड स्टेप बाय स्टेप ऑनटू राइबोज रिंग। तो अगर आप यहाँ 4 स्टेटमेंट्स को रीड करो तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इस फंडामेंटल डिफरेंसेस को हाईलाइट कर रहा है कि बायोसिंथेसिस ऑफ बोथ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड बिगिन विद राइबोज 5-फॉस्फेट एंड प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रिंग आर बिल्ट ऑन इट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ फाइंड आउट कर रहे हो, क्योंकि मैंने अभी मेंशन किया कि दोनों का जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है वहाँ आप डिफरेंसेस शो करते हो। तो प्यूरिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड और पायरिमिडीन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड का जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें फंडामेंटल डिफरेंसेस ये है कि फ्रेमवर्क ऑफ पायरिमिडीन बेस असेंबल्ड फर्स्ट देन अटैच टू राइबोज, और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के केस में फ्रेमवर्क ऑफ प्यूरिन बेस इज सिंथेसाइज्ड स्टेप बाय स्टेप ऑनटू द राइबोज रिंग। और बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट है, आप इसको रीड कर सकते हो। साइनाइड एक केमिकल वारफेयर
इज टॉक्सिक बिकॉज ऑफ, देखो जब आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को स्टडी करते हो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तो वहाँ आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को आप स्टडी करते हो, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को डिलीवर होता है, कोएंजाइम Q से वो कॉम्प्लेक्स 3 को डिलीवर होता है, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C कैरी करता है, और साइटोक्रोम C से ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाता है, और कॉम्प्लेक्स 4 उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को फाइनली डिलीवर करता है, और ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है। और कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन डिराइव करता है NADH से, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद NADH NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो NADH NAD प्लस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, कॉम्प्लेक्स 1 से होता हुआ कोएंजाइम Q, कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम C, कॉम्प्लेक्स 4 से होता हुआ फाइनली ऑक्सीजन को डिलीवर हुआ। और जब आप कॉम्प्लेक्स 4 को कंसीडर करते हो, तो कॉम्प्लेक्स 4 के केस में सबसे पहले आप प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर कॉपर के प्रेजेंस को शो करते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 के केस में कॉपर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है। साइटोक्रोम A के केस में हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट है, और उस हीम में आयरन के प्रेजेंस को हम लोग शो करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन B कॉपर B के पास आता है, और फिर साइटोक्रोम A3 को डिलीवर होता है। साइटोक्रोम A3 के केस में भी आप हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर शो करते हो, और यहाँ भी आयरन प्रेजेंट होता है Fe। अब जब साइनाइड को अप्लाई किया जाता है, तो वो साइटोक्रोम A3 में प्रेजेंट हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप और उस हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप में प्रेजेंट आयरन जब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होता है, यानी Fe3 स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ साइनाइड की बाइंडिंग होती है, और साइनाइड की बाइंडिंग के साथ ही कॉम्प्लेक्स 4 अपना एक्शन स्टॉप कर देता है, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं हो पाता। तो अगर मैं आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को अगर फाइंड आउट करूं, तो इसमें मेंशन है कि साइनाइड बाइंड्स टू द हीम A3 इन माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जिसको आप कॉम्प्लेक्स 4 के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, ये सही है। इनविट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड थस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन को इनविट किया तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को इनविट किया, ये भी करेक्ट है। डायरेक्टली ब्लॉक द माइटोकॉन्ड्रियल, इसलिए DNA रेप्लिकेशन से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आंसर शुड बी द P and Q। तो यहाँ आप जो इंफॉर्मेशन माइंड में रखो कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर आप यहाँ कॉपर भी शो कर रहे हो और आप हीम भी शो कर रहे हो। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर किसके साथ एसोसिएटेड है, तो साइटोक्रोम A के भी साथ है, साइटोक्रोम A3 के भी साथ है, और साइटोक्रोम A3 का जो हीम है उनके आयरन के साथ साइनाइड की बाइंडिंग होती है, और आयरन तब बाइंडिंग शो करता है साइनाइड के साथ जब वो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होता है, +3 स्टेट में होता है। So this is the complete solution of Unit 1 of CSR JRF नेट पेपर, और ये सेकेंड शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। अब मैं यूनिट 2 और यूनिट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।